वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ लेते हैं पोषण क्या है और पोषण के प्रकार बताइए, या पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। इस संबंध में हम यहाँ पे सीख पाएंगे अच्छे से। देखो पोषण क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पोषण के अन्य नाम क्या है, यानी किन किन नाम से हम जानते हैं पोषण को। देखो इसका पहला नाम है, इंग्लिश में अगर बोले तो फीडिंग। फीडिंग न्यूट्रिशन, ये पोषण के नाम है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको कहते हैं भोजन, आहार, निवाला, इसके अलावा अगर हम पशुओं के ऊपर अगर बात करते हैं तो इसको हम चारा भी बोल देते हैं। तो आहार, यानी आहार के अन्य नाम क्या है बेटा, फीडिंग, न्यूट्रिशन, भोजन, आहार, निवाला, ये सब किससे कहते हैं, पोषण से। तो पोषण क्या है, एक प्रकार का भोजन है, इसी का दूसरा नाम क्या है, भोजन। तो देखो पोषण क्या है, हम सबसे पहले पोषण की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। बेटा जीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना पोषण कहलाता है। सीधी सी बात है बेटा, जीवों को जिन जिन बेटा तत्वों की जरूरत होती है या जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुए और कुछ खनिज लवण हुए, इन सब की, और फाइबर्स हुए, जल हुआ, तो इन सब की जरूरत को पूरा करने के लिए जीव क्या करते हैं बेटा, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन करते हैं या आहार करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि जीव है ना, वो पोषक तत्व यानी कि अपने शरीर में जिन जिन तत्वों की जरूरत होती है ना, उसको पूरा करने के लिए भोजन करते हैं। तो हम इसे सीधी सीधी परिभाषा में लिख सकते हैं, जीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण के प्रकार, पोषण के दो प्रकार हैं, लेकिन पोषण के दो प्रकार पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि पोषण की आखिर हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों भोजन करते हैं। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा इधर आउटलाइन में समझ लेते हैं। मैं माइंड मैप बना रहा हूं। नंबर 1 बेटा सीधी सी बात है, पहला ऊर्जा के लिए, जैसे हम चलते फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मोटर गाड़ी अगर आप चलाते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल में होती है ऊर्जा, गतिज अवस्था में चेंज कर देता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी वाहन है हो या कुछ भी हो, उसको अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए या गति करने के लिए या कोई काम करने के लिए, या जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी कुछ न कुछ काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं इस बात करूँ लाउड स्पीकर की, तो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किस में करता है, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। अब मैं माइक की बात करूं तो माइक में क्या होता है, माइक्रोफोन। क्या होता है, छोटा सा माइक्रोफोन का सीधा सीधा सा काम होता है कि वो क्या करता है कि हमारी जो ध्वनि होती है उसको वो तुरंत कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्टिंग हो सकती है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ही बदला जा सकता है। तो उस हिसाब से मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि बेटा हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में इसका डाइजेशन होता है कोशिका के अंदर, यानी एंटासेलुलर इसका डाइजेशन होता है या अंतःकोशिकीय डाइजेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है लगभग 38 एटीपी या 673 कैलोरी माफ करेंगे तो 673, और अगर एटीपी माफ करते हैं तो इसकी 38 एटीपी ऊर्जा यानी मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हमारा शरीर क्या करता है कि इस ऊर्जा को यानी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर के रूप में स्टोर कर लेता है। वहां पे जैसे ये स्टोर हो जाता है
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जैसे ही हम कुछ भी काम फाम करते हैं, जैसे कुछ भी करें, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो यही एटीपी पुनः एडीपी में कन्वर्ट होने के बाद एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होती जाती है और हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होती जाती है कार्य करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि हमें शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारे भोजन से, यानी कार्बोहाइड्रेट से आती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? भोजन से। ऊर्जा के लिए नंबर 2, और हमें किसके लिए भोजन की जरूरत पड़ती है? देखो, हमारे शरीर में कोई भी अंग टूट जाता है तो हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है ना। जैसे मान लो हड्डी टूट गई तो डॉक्टर सबसे ज्यादा कैल्शियम की गोली देता है और आपको ये भी बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा दूध पीना, क्योंकि दूध में मिनरल्स की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि वह एक संतुलित, बिल्कुल संतुलित आहार है। तो उसमें तो प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा है। तो सीधी सी बात है बेटा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ही डेफिशिएंसी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन रोगों से लड़ने के लिए हमें कुछ विटामिन की जरूरत होती है। जो विटामिन होती हैं वो हमारे शरीर को रोगों से मुक्त कराने का काम करती हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, रोगों से रक्षा के लिए और बेटा किसके लिए हमें जरूरत पड़ती है? देखो, हम पहले बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे 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 हम इतने बड़े छोटे बटुका थे ना, उस छोटे से हम बढ़कर इतने बड़े हो गए। कैसे बड़े? हमें बेटा बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत थी जिन्होंने मिलकर हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया और हम इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, वृद्धि के लिए अब देखो यहाँ पे हमारे यानी पोषण की आवश्यकताएं हो गई, पोषण की आवश्यकताएं। देखो, पोषण की आवश्यकताएं हमारी होगी, पहली ऊर्जा के लिए, दूसरी शरीर में टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए, तीसरी रोगों से रक्षा के लिए, और चौथी होगी यानी शरीर में वृद्धि के लिए, यानी शरीर की वृद्धि के लिए। अब ये मैं माइंड मैप बना रहा हूँ तो इसमें पूरी की पूरी थ्योरी तो लिखूंगा नहीं, इसमें क्या करूंगा मैं शॉर्ट सिर्फ समझाऊंगा। तो बेटा सीधी सी अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 विषम पोषण, स्वपोषण, और नंबर 2 विषम पोषण। इसको हम बोल देते हैं परपोषण। और अगर जिन जंतुओं या प्राणियों में यानी भोजन स्वतः नहीं बनता उन्हें परपोषण कहते हैं, ये उन्हें परपोषी कहते हैं। भोजन के आधार पर उन्हें भी बांटा गया है सुपोषी परपोषी में। तो देखो यहाँ पे हम फिर बात करते हैं कि देखो यहाँ एक शब्द आया है स्व, और स्व का अर्थ होता है संस्कृत में अपना, और यहाँ एक शब्द आया पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन। तो बेटा हम परिभाषा सीधे सीधे बना सकते हैं कि वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो स्वपोषी कौन से होते हैं?
या सुपोषण कौन से होते हैं? बेटा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि बेटा एक जगह पे खड़े रहते हैं, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ऐसा देखा है, कोई पेड़ पौधा ऐसा कोई देखा है जो सीधे सीधे भागता भागता जाए, अरे लाओ लोग पानी दे दो, पानी, दूसरी जगह से पानी, और कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मांगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि ये हमेशा, इनको भोजन की जरूरत नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि स्व माने अपना और पोषण माने भोजन। वे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अब बेटा ऐसे प्राणी कौन कौन से हैं जिन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है? देखो, एक तो पौधा या पेड़ पौधे क्या करते हैं कि बस इतना ही करते हैं कि जमीन से पानी सोख लेते हैं और ऊपर से स्टोमेटा के पास, यानी स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसके द्वारा यानी कि CO2 का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, यानी कि वातावरण से। जैसे ही बेटा ये यानी सॉइल से रूट के थ्रू, यानी मिट्टी से जड़ के थ्रू पानी खींच लेते हैं, यानी कि H2O खींच लेते हैं, और पत्तियों स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे छिद्रों से CO2 को अंदर खींच लेते हैं। जब ये दोनों को अंदर खींच लेते हैं तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो पहला बेटा पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ऐसे इग्लिना कहाँ होता है? इग्लिना होता है जहां तालाब में बिना ऊपर काई जमे, उसका पानी है ना बिल्कुल पड़ाके के पानी जैसा दिखाई दे, तो वह पानी में इग्लिना होते हैं। इग्लिना की आकृति आपकी ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है इग्लिना की आकृति, और इसमें क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि देखो जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ प्रत्येक प्राणी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O से क्या बना लेगा? अपना भोजन बना लेगा। तो पौधों के अंदर रिएक्शन होती है ये वाली, पौधों के अंदर रिएक्शन होती है आपकी ये वाली H2O, इस संतुलित नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा बना रहा हूं। संतुलित नहीं है, सॉरी नीचे कैमरा में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पौधे क्या करते हैं? H2O और CO2 से क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। इस रिएक्शन को संतुलित कर लेना, ग्लूकोज यानी कि अपना भोजन बनाते हैं। तो इनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो H2O है वो भी हमारा जमीन से मिल जाएगा, उसकी रूट है ना, जो हमारे उसकी रूट है, जड़ें हैं, वो कहाँ है? मिट्टी में। वो पानी कहाँ मिलेगा? मिट्टी में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? वो एनवायरमेंट में, यानी कि वातावरण में। तो वातावरण कहाँ मिलेगा भाई? वातावरण में तो वो खड़े ही है ना, तो वहां से CO2 को ऑब्जर्व कर लेंगे। इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वो संग में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ताजी ऑक्सीजन हमें मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा स्वपोषी खत्म हुआ। अगर हम स्वपोषी को इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोमेटिक, स्वचालित। जो स्वचालित होते हैं उन्हें हम ऑटो कहते हैं, ऑटोमेटिक। स्वचालित, चालित मतलब मैटिक, ऑटो माने स्वतः। तो बेटा ऑटोमेटिक जो को भोजन को स्वतः ही बनाता है उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। अब विषम पोषण बेटा ये क्या करते हैं कि ये बेटा हमेशा वे प्राणी ये हमेशा बेटा क्या करते हैं कि या तो सीधे या फिर घूम घाम के बेटा किससे भोजन प्राप्त करते हैं? स्वपोषण से। यानी वे प्राणी जो प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष माने सीधे नहीं,
थोड़े से टेढ़े टेढ़े, अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, विषम पोषण कहलाते हैं या विषम पोषी कहलाते हैं। इन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक भी बोलते हैं, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बेटा वे प्राणी जो वे प्राणी जो प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष मतलब घुमा के एक रूप से स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। जैसे मान के चलो शेर किस पर डिपेंड है भाई, घास फूस पे। कैसे? देखो, जब जैसे घास नहीं होगी तो उसके खाने के लिए खरगोश नहीं होंगे, और खरगोश नहीं होंगे तो फिर बेटा शेर भूखा रह जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये श्रेणी है ना पूरी की पूरी स्वपोषी पर ही निर्भर करती है, यानी कि स्वपोषी होंगे तो पूरी की पूरी श्रृंखला या जालिका भी चलती चली जाएगी। लेकिन अगर हमारे स्वपोषी नहीं होंगे तो ये पूरी श्रृंखला चल नहीं पाएगी। तो अब आगे चलते हैं बेटा, विषम पोषी को उनके निर्भरता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी 4 भी हो सकते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, इसको बोलते हैं हर्बीवोरस यानी हर्बीवोरस का मतलब है ऐसे प्राणी जो हर्ब खाते हैं। हर्ब मतलब झाड़ियाँ। हमेशा जितने भी अपने ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी 3 क्वालिटी होती हैं, हर्ब, सर्व एंड ट्री। जो हर्ब होती है वो हमारी होती है बहुत छोटी छोटी, और सर्व होती है वो बीज की, और ट्री होती है बहुत बड़े बड़े प्लांट, है ना। तो सीधी सी बात है, हर्बीवोरस का मतलब है ऐसे प्राणी जो घास फूस या झाड़ियों को खाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। दूसरे बेटा इनको हिंदी में शाकाहारी। अब आते हैं मांसाहारी, इसको बोलते हैं कॉर्निवोरस। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉर्निवोरस। क्यों बोलते हैं इसको कॉर्निवोरस? इसके जो कैनन है ना, यानी कैनन मतलब कुन्ना वाले दांत, है ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह है ना, इनके भी बड़े होते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम मांसाहारी कहते हैं। अब देखो छोटी छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा कि शाकाहारी और मांसाहारी, तीसरा पढ़ा होगा सर्वाहारी। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि सर्वाहारी तो इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं आप रख ही दोगे। इसके बाद तीसरा आता है परजीवी। चौथा मृतोपजीवी। चौथा आता है मृतोपजीवी। तो देखो शाकाहारी क्या करते हैं? शाक खाते हैं। शाक मतलब एक संधि विच्छेद आती है, उसमें साग हो जाता है। तो देखो शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोरस, और हर्ब शब्द है वो झाड़ियों से संबंधित है। तो हर्बीवोरस ऐसे प्राणी जो बेटा हर्ब खाते हैं, यानी कि झाड़ियों को खाते हैं या घास फूस खाते हैं, या यानी दैट एनिमल्स दे ईट द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। यानी बेटा ऐसे प्राणी जो या तो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे पत्तियां हुआ, जड़ हुआ, लकड़ी हुई, उसको खाते हैं। ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, वे प्राणी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। अब मांसाहारी बेटा ऐसे एनिमल्स जो बेटा शाकाहारियों का मांस खाते हैं, या ऐसे प्राणी जो दूसरे जीवित प्राणियों का मांस खाते हैं। ठीक है, जो क्या खाते हैं? मांस। क्या खाते हैं? मांस। बेटा मांस खाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मांस को फाड़ने की, या किसी भी एनिमल्स को अलग अलग फाड़ने की जरूरत पड़ेगी। वो अलग अलग फाड़ने की जरूरत पड़ेगी तो इसके जो कैनन है ना, कुन्ने वाले दांत, वो थोड़े से लंबे होते हैं, इसको कीला बोलते हैं, है ना, घरेलू भाषा में जिसको कीला बोलते हैं। इस कीला का क्या काम होता है कि जैसे ही किसी भी अन्य जानवर पर अटैक करते हैं तो उसके इस टाइप से बने होते हैं 2 कीले, तो वो क्या करते हैं? तुरंत घुस जाते हैं और ऐसे उसको फाड़ देते हैं। तो वो क्या खाते हैं? मांस। अब देखो शाकाहारी का उदाहरण जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब कैसे शाकाहारी। अब देखो मांसाहारी जैसे शेर, एग्जाम्पल के लिए शेर, चीता आदि,
अब देखो परजीवी पे आते हैं। परजीवी को हम बोलते हैं पैरासाइटिक। देखो बेटा, ऐसे प्राणी जो जीवित प्राणियों के ऊपर रहते हैं, ऐसे प्राणी जो जीवित प्राणियों के ऊपर रहते हैं, यानी वो भी जिंदा रहेगा, उसके ऊपर उनका भी गुजारा बसारा होता रहेगा। तो परजीवी, पर का मतलब ऊपर, जीवी मतलब जीवित रहे, यानी बेटा जो जीवित प्राणियों के ऊपर जीवित रहे, जीवित प्राणियों पर जीवित रहे। जैसे बेटा किलनी, जू, अमरवेल आदि। अब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी क्या है? अब मृतोपजीवी देखो, हमें तीन शब्द मिले हैं, मृत, धन उप, धन जीवी। बेटा मृत माने मरे हुए या सड़े गले, उप माने ऊपर, उप माने ऊपर, यानी सड़े गले प्राणियों के ऊपर जो जीवित रहे, ऐसे प्राणियों को कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं इनको? मृतोपजीवी। यानी ऐसे प्राणी जो सड़ी गली चीजें खाते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। लेकिन इन्हें बेटा कहीं कहीं अपमार्जक भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि उन गंदगियों का सफाया करते हैं जो पहले से की गई हैं। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो अब ये इसको डिटेल तो कराना नहीं है, 10th में ना, तो इसको इतना डिटेल नहीं कराना है। वैसे मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि मृतोपजीवी हैं वो दो प्रकार के हैं। नंबर 1 सेप्रोफाइटिक, नंबर 2 सेप्रोजोइक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या है? देखो मैं आपको बता दूं सेप्रोफाइटिक क्या है। इसमें दो शब्द हैं, सेप्रो और फाइटिक। सेप्रो का अर्थ सीधा समझ लो सड़े गले से, और फाइटिक का अर्थ हो गया प्लांट से। किससे हो गया? प्लांट से। यानी फाइटा शब्द से फाइटिक बना है, फाइटा का अर्थ है प्लांट से। तो बेटा सेप्रोफाइटिक का अर्थ है बेटा सड़े गले पौधों को खाएं उन्हें सेप्रोफाइटिक, और सड़े गले जू को खाएं। जू को मतलब जू माने चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं? जानवर। तो जू माने जंतु, जू माने जंतु। तो सीधी सी बात अब ये भी समझ लीजिए, सेप्रोजोइक का मतलब है जो सड़े गले जीवों को खाएं। तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइटिक। सड़े गले पौधों को खाएं, जैसे कुछ कवक है, कुछ फंगी है, ये सब क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोजोइक जो सड़े गले जीवों को खाएं। तो बेटा हम सीधी सी यहाँ पे ये समझ ले रहे हैं कि मृतोपजीवी वे हैं जो सड़े गली चीजों को खाते हैं। इनको अपमार्जक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अपमार्जक भी कहते हैं। ये सड़े गले वस्तुओं को खाते हैं, सड़ी गली वस्तुओं को खाते हैं। अब ये कौन से हैं? इनका उदाहरण है बेटा जैसे इग्लिना। इग्लिना आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी लिख दिया है, तो इसकी दोनों कंडीशंस होती हैं। इग्लिना, पैरामीशियम, इग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या खाते हैं? मृतोपजीवी है, यानी कि मरे हुए सड़े गले जीवों को खाते हैं। अच्छा इसका मैं एक बात बता दूं, आप सोच रहे होंगे सर ये पैरामीशियम क्या है? देखो पैरामीशियम एक ऐसी चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम कैसा होता है? एक प्रकार से ऐसा होता है, और इसके चारों ओर सिलिया होते हैं। ये सिलिया के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, ये इस प्रकार से होता है। इसको कहते हैं यूग्लिना। क्या कहते हैं? वो सॉरी, इसको कहते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम। और इसकी अरेगुलर आकृति होती है, उसमें एक होता है वो केंद्रक होता है, इस प्रकार से होता है। ये है बेटा अमीबा। क्या है ये? अमीबा। और इग्लिना तो जैसे मैंने वहां पे दिखाई दिया, इग्लिना ठीक पपीता जैसा होता है। ये क्या है? इग्लिना। इग्लिना के ऊपर जो लाइंस होती हैं उसको मायोनेम्स कहते हैं। इग्लिना के अंदर एक केंद्रक होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंटेशन होता है, और इसके ऊपर होते हैं यहाँ पे सिलिया होते हैं। इसको फ्लैजिला बोलते हैं, और इसके ऊपर भी छोटे छोटे से आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको मास्टिकोफोरन्स बोलते हैं। बस, तो आज का टॉपिक यहाँ पे
फिनिश हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अच्छा, थ्योरी कैसे बनानी है, थोड़ी ये भी समझ लो। थ्योरी कैसे बनानी है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पोषण। पोषण हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखोगे पोषण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। नई लाइन से लिख दोगे, लाइन बाय लाइन। इसके बाद लिखोगे परिभाषा यानी डेफिनेशन, यानी पोषण के इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, जीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना पोषण कहलाता है। फिर लिखोगे पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता में 4 पॉइंट इंक्लूड करोगे। ऊर्जा के लिए, नंबर 2 शरीर में टूट की मरम्मत के लिए, नंबर 3 रोगों से रक्षा के लिए, और नंबर 4 वृद्धि के लिए। फिर यहाँ पर पोषण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 विषम पोषण। तो पहली हेडिंग बनाओगे इसमें स्वपोषण, उसके बारे में पूरा लिख दोगे। उसके बाद विषम पोषण हेडिंग बनाओगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे। फिर लिखोगे विषम पोषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, उनको एक एक हेडिंग बना के उसकी अपनी ओर से डेफिनेशन बना लेंगे। वे प्राणी जो यानी पेड़ पौधों को या घास फूस खाते हैं, उन प्राणियों को शाकाहारी कहते हैं। अपनी ओर से इसकी डेफिनेशन बना लेंगे, उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे गाय भैंस। इसी प्रकार मांसाहारी, इसी प्रकार से परजीवी, इसी प्रकार से मृतोपजीवी, या फिर इसको अपमार्जक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी थ्योरी बना के एग्जाम में आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप थ्योरी बनाइए और इसको अच्छे से पेपर में इंक्लूड कर दिए। ये मैंने बनाया है बिल्कुल एक माइंड में मतलब इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि परीक्षा के दौरान आई गई घबराहटों में ये बिल्कुल एकदम ऐसा काम करेगा कि आप भूल ही नहीं सकते।